वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग काफी ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग है और इससे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, स्पेशली दिल्ली में क्योंकि इससे बहुत पोल्यूशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है उन स्टेट्स को जहाँ पे स्टबल बर्निंग ज्यादा होती है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, इनको ऑर्डर दिया है या इनको डायरेक्ट किया है कि आप स्टबल बर्निंग को रोकिए यहाँ पे। तो स्टबल बर्निंग क्या होता है, आप देखोगे ये है वीट का प्लांट। तो वीट का जो क्रॉप है इसको हम कट कर लेते हैं, इसको फार्मर्स कट कर लेते हैं, और जो नीचे का इसका स्टेम है उसी को हम बोलते हैं स्टबल। तो स्टबल इसका फार्मर्स के लिए अभी एट प्रेजेंट कोई यूज होता नहीं है, तो इसलिए वो उसको क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। इस तरीके से आप बर्न करेंगे, अगर कुछ भी बर्न हो रहा है तो उसमें से पॉल्यूटिंग गैसेस निकलती हैं और यही एयर पॉल्यूशन करती है। यहाँ पे जो स्टबल बर्निंग के प्रोसेस है उस पर काफी ज्यादा पॉलिसीज बनाई, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, तो अभी स्टबल बर्निंग थोड़ा डिक्लाइन में है, कम हो रहा है। जैसे पंजाब और हरियाणा में काफी ड्रॉप देखा गया है। यहाँ पे 2020 में यहाँ पे स्टबल बर्निंग होता था, अब देखो इसमें काफी ज्यादा आपको ड्रॉप यहाँ पे मिल रहा है। इट मीन्स कि जो फार्मर्स हैं वो ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज कर रहे हैं स्टबल बर्निंग को रिप्लेस करने के लिए। ऑल्सो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब इम्पैक्ट क्या होता है स्टबल बर्निंग, इससे पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन में काफी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट से इमिट करता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, मेथेन है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये काफी टॉक्सिक होता है हेल्थ के लिए, अगर ज्यादा एक्सपोजर हो गया तो डेथ भी हो सकती है। और मेथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा कार्सिनोजेनिक पीवीसी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये रिलीज होते हैं जो कार्सिनोजेनिक है, इट मीन्स की कैंसर कॉजिंग होते हैं। देन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन का मीनिंग है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में रहते हैं जो पॉल्यूटेंट्स, उनको हम बोलते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सब यहाँ रिलीज होते हैं स्टेबल बर्निंग में। अगर हम देखें 1 टन ऑफ स्ट्रॉ को अगर बर्न किया जाता है तो उसमें से 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर इमिट होता है। मेजर जो हेल्थ इंपैक्ट होता है एयर पॉल्यूटेंट से, उसके लिए पार्टिकुलेट मैटर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो पॉइजनस गैसेस हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, वो इन पार्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं, इनसे एडहेयर हो जाते हैं और उसके बाद ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाते हैं। तो अगर ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर है इट मीन्स कि ज्यादा हेल्थ इश्यूज होंगे। तो 1 टन स्ट्रॉ से 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर इमिट होता है, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, 199 केजी ऑफ एश एंड 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब यहाँ पे इमिट हो रहे हैं। तो ये सब क्या बनाते हैं, स्मॉग बनाते हैं, थिक ब्लैंकेट ऑफ स्मॉग बना देते हैं। ये देखो स्मॉग क्या होता है, जब फॉगी सिचुएशन होती है स्पेशली विंटर्स के टाइम पे, और उसी में पॉल्यूटेंट्स भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो उससे बनता है स्मॉग। तो स्मॉग इज स्मोक प्लस फॉग। तो इस स्मॉग में बहुत सारे जितने भी हमने पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे इमिट किए वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। वाई? बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन की कंडीशन की वजह से। विंटर में क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, विंड का जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा, विंड स्पीड बहुत कम हो जाती है, विंड मूवमेंट बहुत कम होता है, तो इसलिए डिस्पर्स नहीं हो पाते हैं पॉल्यूटेंट, एक ही जगह पे इकट्ठे रहेंगे। तो अगर एक ही जगह पे इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक्सपोज होंगे, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सारे पॉल्यूटेंट्स जाएंगे और उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये स्मॉग भी 2 टाइप का होता है, एक तो सल्फ्यूरस स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। जब सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है इन पॉल्यूटेंट्स में, सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको हम सल्फ्यूरस स्मॉग कहते हैं। और फोटोकेमिकल स्मॉग, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा है अगर, तो उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। अदर इम्पैक्ट इसके अलावा, जब स्टबल बर्निंग किया जाता है तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस होती है। देखो अगर इस तरीके से स्टबल को जब जलाया जाता है तो जो ऊपर का जो लेयर है सॉइल का वो भी बर्न हो जाता है। इससे क्या होगा, पहले तो वाटर लॉस होगा, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सॉइल में वो सब यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, तो इससे सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल ड्राई हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। और दूसरा बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट होती है। बायोडाइवर्सिटी में पहले तो माइक्रोब्स हैं जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उनकी भी डेथ हो जाएगी, वो भी सॉइल के अपर लेयर में ही रहते हैं तो वो भी, उनकी भी डेथ हो जाएगी। फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करके प्लांट्स को अवेलेबल करवाते हैं, उनकी भी डेथ होगी। बाकी भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये फील्ड होता है, एग्रीकल्चर फील्ड होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स भी यहाँ पे रहते हैं, मैमल्स रहते हैं, तो उन सभी को भी यहाँ पे काफी ज्यादा हार्म होता है अगर जब स्टबल बर्निंग किया जाता है। तो रीजंस क्या है कि फार्मर्स को अपना जो ये स्टबल है उसको जलाना पड़ता है। इसे बर्न करने का पहला रीजन तो ये है कि नैरो विंडो बिटवीन हार्वेस्ट ऑफ वन क्रॉप
एंड सोइंग ऑफ द नेक्स्ट। मतलब कि जब ये एक क्रॉप को, जैसे कि अगर वीट का क्रॉप है, ठीक है, वीट के क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो रही है, अभी इसको कट किया जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट में फिर इनको राइस का क्रॉप या कोई और क्रॉप यहाँ पे ग्रो करना है, तो उसके बीच का जो टाइम है वो बहुत कम टाइम होता है, लगभग लाइक 2 to 3 वीक्स, 2-3 हफ्ते में इनको दूसरा क्रॉप यहाँ पे सोइंग करना है। तो इसलिए उनके पास में कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं होता, तो ये इसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। पहला तो ये है इनका। दूसरा है इंक्रीज्ड मैकेनाइजेशन। देखो ये जो मशीन है ये पूरी तरीके से कट नहीं करते हैं, जो क्रॉप है उसको पूरा कट नहीं करते हैं, ये बस ऊपर से कट करते हैं और नीचे का जो स्टबल है वो यहीं पे रह जाता है, तो फिर इसको बर्न करना पड़ता है फार्मर्स को। पहले क्या होता था, मैनुअल हार्वेस्टिंग होती थी, खुद से कट करते थे, तो जब खुद से कट करते थे तो पूरे स्टेम को ही कट कर देते थे फार्मर्स, तो उस वक्त इसको बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जैसे जैसे मैकेनाइजेशन हो रहा है यहाँ, तो उसकी वजह से जो स्टबल रह जाता है उसको बर्न करना पड़ता है। इसके अलावा लेबर शॉर्टेज। देखो अब मैकेनाइजेशन से ऊपर का पार्ट तो रिमूव हो गया, अब नीचे का जो पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए अगर लेबर का यूज किया जाए तो काफी एक्सपेंसिव लेबर होता है, जो कि फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो ये क्रॉप रेसिड्यू है, इसके लिए कोई मार्केट नहीं सूटेबल, इसका कोई यूज ही नहीं है कि फार्मर्स उसको कहीं पे सेल कर सके। तो अगर सेल नहीं कर पा रहे तो उनके लिए वो कोई यूज का नहीं है और वो उसे जला देते हैं। दूसरा पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। जो फार्मर्स होते हैं उन्हें लगता है कि अगर वो इसको जला देंगे तो जितने भी सॉइल में जो पेस्ट वगैरह हैं, पेस्ट यानी कि ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप को डैमेज करते हैं, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स है, उन सब की डेथ हो जाएगी, तो इसलिए भी वो उसे जला देते हैं। लेकिन जब ये बर्न किया जाता है तो इंपॉर्टेंट जो माइक्रोब्स हैं, जो अच्छे माइक्रोब्स हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। दूसरा लिमिटेड एक्सेस टू इक्विपमेंट फॉर रेसिड्यू मैनेजमेंट। देखो रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव अगर फार्मर्स को दे तो फिर शायद वो इसको बर्न ना करें। अब चैलेंजेस क्या क्या है? पहला तो ये है कि डीपली रूटेड ट्रेडिशनल बिलीफ। तो फार्मर्स को ये लगता है कि अगर ये स्टबल को बर्न कर दिया जाएगा तो उससे इनका पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट हो जाएगा, जो कि एक हद तक ठीक भी है लेकिन पूरी तरीके से इट्स नॉट वैलिड। तो जो उनका ट्रेडिशनल बिलीफ है उनको बताने की जरूरत है कि जो स्टबल को जब बर्न किया जाता है तो उससे एयर पोल्यूशन तो होता ही है, साथ में सॉइल की क्वालिटी भी यहाँ पे डिग्रेड हो जाती है। सो फार्मर्स उनको समझ नहीं है कि एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस होते हैं इसके और हेल्थ कंसिक्वेंसेस। तो अगर एयर पोल्यूटेंट्स हैं तो उससे हेल्थ डैमेज होती है। दूसरा लैक ऑफ वायबल इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव। मतलब ऑल्टरनेटिव ही नहीं है कि इसको कट भी अगर वो करते हैं बर्न करने की जगह तो उसे कहाँ पे सेल करेंगे, तो वो ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर सकती है। और दूसरा स्टेट ने काफी ज्यादा रेगुलेशन तो बना दिए हैं, जैसे कि लॉज वगैरह बने हुए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, वो भी एक रीजन है। तो रेगुलेटरी मेजर्स कौन कौन से, लॉज कौन कौन से यहाँ पे हैं? पहला है नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, 2014 का ये है। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बात करती है हमें जो क्रॉप रेसिड्यू है उसका यूज को बढ़ाना पड़ेगा, कि कुछ ना कुछ तो उसका हम यूज कर सके। जैसे कि इसका यूज किया जा सकता है वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्ट में, इस तरीके से यूज कर सके, इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि इंसिनरेटर्स जो होते हैं, इंसिनरेटर्स में क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, ये इसका यूज हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि जो ये स्टेबल है इसको फार्मर्स, जो कंपनीज, इंसिनरेटर कंपनीज को बेच सकते हैं और उनसे इनकम भी बढ़ेगी और उनके पास एक इंसेंटिव भी होगा, वो उसको जलाएंगे नहीं, उसको बेचेंगे। तो यही बात करी गई थी इसमें नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू में। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब जो फार्मर्स हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए। इट मीन्स कि उनको नॉलेज दी जाए कि आप इस रेसिड्यू से क्या क्या कर सकते हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए हुए थे 2015 में। जो क्रॉप रेसिड्यू है, जो फार्मर्स का क्रॉप रेसिड्यू है, उसे कलेक्ट करने का एक मैकेनिज्म स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करे। जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम ऑलरेडी बहुत कम होती है, तो अब वो स्टेबल को यहाँ से कट करके किसी दूसरी जगह पे इसको लेके जाएं, वहाँ पे सेल करें, तो इसमें उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना है यहाँ पे कि जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको वो कलेक्ट कर सके, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सके और उसे यूटिलाइज कर सके। तो इससे फार्मर्स के पास में एक इंसेंटिव होगा कि वो इसको बर्न ना करें। एंड इसके अलावा जो परसिस्टेंट डिफॉल्टर है, मतलब कि अगर गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देती है उसके बाद भी अगर कोई यहाँ पे इस रेसिड्यू को बंद करता है तो उस पर प्यूनिटिव एक्शन लिए जाना चाहिए। इट मीन्स कि उसको या तो फाइन या फिर जेल, कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो जितने भी स्टेट हैं उन सबको मशीन्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, फार्मर्स को मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तभी फार्मर्स इसे बर्न नहीं करेंगे और इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनसीआर में
दिल्ली रीजन में जो पोल्यूशन को कंट्रोल करता है दैट इज कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसने भी एक प्लान अपना डेवलप किया हुआ है, एक्शन प्लान, की स्टबल बर्निंग को रोका जाए, क्योंकि दिल्ली में या एनसीआर रीजन में पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, उसके लिए वेहिकुलर इमिशंस तो है ही रिस्पॉन्सिबल, इंडस्ट्रीज भी हैं, उसके साथ ही स्टबल बर्निंग भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए हैं यहाँ पे? इन सिटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। इन सिटू का मतलब ये है कि जो फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड में ही उसका मैनेजमेंट किया जा सके किसी न किसी तरीके से। देन यहाँ पे जो पैडी वेराइटीज हैं, हाई यील्ड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की पैडी वेराइटीज को यूज किया जाए, क्योंकि जब एक इसमें जो स्टबल बर्निंग है उसका एक रीज़न ये भी है कि जो फर्स्ट क्रॉप है, पहली क्रॉप जब कटती है, उसके बाद दूसरी क्रॉप का जब सोइंग होता है, उसके बीच में सिर्फ 1-2 हफ्ते का ही यहाँ पे टाइम होता है, 1-2 वीक्स। तो फार्मर्स के पास में इतना टाइम नहीं होता कि इसको वो कट करके ट्रांसपोर्ट करके सेल कर सकें। तो इसलिए ऐसी कुछ वेराइटीज़ यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, जैसे कि अगर इसको 4 महीने लग रहे हैं तो वो 2 मंथ्स में प्रिपेयर हो जाए। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा फार्मर्स को एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप की सोइंग करने में। 1-2 महीने का अगर टाइम मिल जाता है तो उसमें उस टाइम पीरियड में फार्मर्स अपना स्टेबल को मैनेज कर सकते हैं यहाँ। एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ बायो डिकम्पोजर। देखो, बायो डिकम्पोजर IARI ने डेवलप किया हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज IRI। बायो डिकम्पोजर्स में क्या होते हैं, ये एक तरीके के पिल्स होते हैं और इसमें फंगस होती है, फंजाई होती है, 7 तरीके की फंजाई इसमें है। और ये जो फंजा है, अगर इसको फील्ड में डाल दिया जाए तो जहाँ पे भी स्टेबल होता है उसको ये डिकम्पोज कर देता है बहुत इजीली, और वो डिकम्पोज हो जाएगा तो उसके बाद उसका कंपोस्ट बन जाता है, वो एक फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सकता है उसको। तो फिर उसे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बायोडिकम्पोजर जो बनाए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। तो इसे गवर्नमेंट को अवेलेबल करवाना है फार्मर्स को, और उनको अवेयर करना है कि आप बायोडिकम्पोजर का यूज़ करिए, स्टेबल को बर्न मत करिए। देन एक्स सिटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। एक्स सिटू मतलब कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उससे बाहर स्टेबल का मैनेजमेंट, दैट इज एक्स सिटू। तो यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है? ऑल्टरनेटिव यूजेस किए जा सकते हैं जो पैडी स्ट्रॉ है उसका। कहाँ पे यूज करेंगे? बायोमास पावर प्रोजेक्ट। देखो, बायोमास को बर्न करके जितने जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि उसमें कोल को बर्न किया जाता है, तो कोल के साथ ही ये जो स्ट्रॉ है इसको कोल के साथ बर्न किया जा सकता है यहाँ पे एज अ फ्यूल। इसे हम कहते हैं को फायरिंग। को फायरिंग का मतलब कि कोल प्लस स्ट्रॉ, ये किया जा सकता है। दूसरा, फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल प्लांट्स, 2G इथेनॉल प्लांट्स। देखो, 2G इथेनॉल प्लांट का क्या मतलब है? जो इथेनॉल बनता है वो बायोमास से बनता है, और इथेनॉल क्या है? एक बायोफ्यूल है। तो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल बनता था किससे? फूड ग्रेन से। फूड ग्रेन जैसे कि मेज है, शुगर केन है, उन सब से। और जो सेकंड जनरेशन 2G इथेनॉल है ये किससे बनता है? लाइक स्ट्रॉ, जो नॉन फूड आइटम्स है, नॉन फूड प्रोडक्ट है, उसका यूज किया जाता है। तो सेकंड जनरेशन इथेनॉल बनाने में भी इस स्टेबल का यूज किया जा सकता है। इसका क्या करेंगे? फर्मेंटेशन करते हैं, अनारोबिक डाइजेशन। तो जब भी फर्मेंटेशन इसका होता है तो उससे इथेनॉल बनता है, और इस इथेनॉल को हम एज ए एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक ऑल्टरनेटिव यूज है। देन फ्यूल इन इंडस्ट्रियल बॉयलर। देखो, इंडस्ट्रियल जो बॉयलर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज में भी कोल का यूज होता है, तो कोल की जगह भी यहाँ पे इस स्ट्रॉ को बर्न किया जा सकता है, या फिर कोल में मिक्स करके भी स्ट्रॉ को बर्न किया जा सकता है। देन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वेस्ट टू एनर्जी यानी कि जो ये वेस्ट है, वेस्ट मीन्स की स्ट्रॉ है, इससे हम एनर्जी, इट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बना सके तो ये बनाया जा सकता है इंसिनरेटर्स का यूज करके। तो ये जो इंसिनरेटर्स होते हैं ये स्टेट अवेलेबल करवाता है, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज के भी इंसिनरेटर्स हो सकते हैं, तो वहां पे इस स्टबल को यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। देन पैकेजिंग मटेरियल वगैरह बनाने में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं जिसपे कि गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। इसके अलावा न्यू एंड इम्प्रूव्ड सीड वेराइटीज। देखो, कुछ सीड वेराइटीज ऐसी हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की है, इट मीन्स कि वो जल्दी ही तैयार हो जाती हैं, जैसे कि पूसा 2090। जो पूसा 2090 है ये मेच्योर हो जाता है सिर्फ 120 से 125 दिन में ही ये तैयार हो जाता है। ये किसका वेराइटी है? पैडी का है, राइस की वेराइटी है। ओके, जबकि अभी जो यूज होता है पूसा 44, इसको तैयार होने में 155 से 160 दिन लगते हैं, मतलब कि इससे ज्यादा टाइम इसको लग रहा है। इसको 4 मंथ्स तक लग सकते हैं, ये 3 मंथ में तैयार हो सकता है।
तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में ही अगर क्रॉप तैयार होती है, तो उस केस में फार्मर्स को टाइम मिल जाता है कि वो अपना जो स्टबल है उसको कट करके कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।